हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। हम क्लास 10 के चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम में चल रहे थे, जिसमें हमने सेकंड पार्ट में पेंक्रियाज के फर्स्ट पार्ट एक्सोक्राइन तक कर लिया था। एक्सोक्राइन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जिसको हमने समझ लिया था। आज हम पेंक्रियाज के सेकंड पार्ट एंडोक्राइन पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको एंडोक्राइन पार्ट में यहाँ सब हेडिंग लिखेंगे, एंडोक्राइन पार्ट, और उसके बाद में इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है, मतलब छोटे छोटे क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि किसने खोजा था? लैंगरहैंस ने खोजे थे, इसलिए इनको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ईच आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। हर एक जो आइसोलेट है लैंगरहैंस का, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि हार्मोन सेक्रेट करने का काम करती है। विच सेक्रेट हार्मोन्स इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड। और वो किस में मिक्स करती है? इसको ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें मिक्स कर दिया जाता है उसके द्वारा। वो 3 सेल कौन कौन सी है? अल्फा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकेगोन नाम का हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, जिसका काम क्या होता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ग्लाइकोजन क्या होता है? हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड होता है। जितने फूड की एनर्जी को हमें काम में लेना होता है वो काम में आ जाती है, और बाकी को स्टोर करके रख दिया जाता है, जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। और इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ग्लूकेगोन करता है, और ये अल्फा सेल्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। फिर बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। दे प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड द मसल्स। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करती है मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर। बीटा सेल्स। डेल्टा सेल्स दे सेक्रेट सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सेक्रेट होता है, विच इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ ग्लूकेगोन बाय अल्फा सेल्स एंड सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो डेल्टा सेल्स हैं, ये दोनों के को ही इनहिबिट करने का काम करती है, चाहे अल्फा सेल्स हो चाहे बीटा सेल्स हो। अल्फा सेल्स से ग्लूकेगोन और बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, जिसको इनहिबिट रोकने का काम किसके द्वारा किया जाता है? डेल्टा सेल्स के द्वारा। और डेल्टा सेल्स में कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया होता है जो उसको कंट्रोल करते हैं, दोनों को, ग्लूकेगोन को और इंसुलिन को? कौन सा होता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, जिसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी के अंदर? लीवर है। और सेकंड लार्ज कौन सी है? पेंक्रियाज है, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 किलो होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट इज़ बाइलोब्ड, हैविंग लार्ज राइट लोब एंड स्मॉल लेफ्ट लोब। इसके 2 लोब्स, 2 भाग पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में, देखिए यहाँ ये लीवर है, और लीवर में देखिए ये एक बड़ा भाग है और ये छोटा भाग है। तो इसमें लार्ज राइट लोब, ये राइट लोब है, ये क्या है? बड़ी है, और जो लेफ्ट लोब है वो छोटी है। 2 लोब्स इसमें पाई जाती है। ईच लोब इज़ फॉर्म्ड ऑफ मैनी हिपेटिक लोब्यूल्स फंक्शनल यूनिट्स। और हर एक लोब है वो हिपेटिक लोब्यूल से बनी होती है, जिसको इसकी फंक्शनल यूनिट कहते हैं। हर एक पार्ट की हमारी फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि वर्क करती है, और एक छोटा ग्रुप होता है, और उसी के मिलने से फिर पूरे ऑर्गन का निर्माण होता है। जैसे कि लंग्स के लिए जो स्मॉल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट, कार्यवाहक जो इकाई है वो कौन सी होती है? एल्वियोली। और नेफ्रॉन के लिए कौन सी होती है? किडनी के लिए कौन सी होती है? नेफ्रॉन। वैसे ही हिपेटिक लोब में हिपेटिक लोब्यूल्स पाई जाती है, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिनको इसकी फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्योंकि सारा कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ए लोब्यूल हैज़ मेनी हिपेटिक सेल्स। और लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारी हिपेटिक सेल्स पाई जाती है। हिपेटिक नाम जहाँ पर भी आता है वो किससे रिलेटेड होता है? लीवर से। फिर उसके दे सेक्रेट एल्केलाइन बाइल जूस, और यही एल्केलाइन बाइल जूस को सेक्रेट करने का काम करती है। पित्त जो नामक जो जूस है, जो बायोकेमिकल जूस है, वो सेक्रेट होता है कहाँ से? लीवर से। और इनको सेक्रेट करने का काम कौन करती है? हिपेटिक सेल्स। हिपेटिक सेल्स किस में पाई जाती है? हिपेटिक लोब्यूल्स में। हिपेटिक लोब्यूल्स किसकी फंक्शनल यूनिट होती है? हिपेटिक लोब की। और हिपेटिक लोब किसके पार्ट होते हैं? लीवर के। और लीवर क्या है? एक ग्लैंड है, जो कि किस में मदद करती है? डाइजेशन में मदद करती है। फिर आगे देखिए, बाइल इज स्टोर्ड टेम्परेली इन गॉल ब्लैडर।
बाइल जूस है वो कहाँ इकट्ठा होता है, सेक्रेट होने के बाद में कहाँ इकट्ठा होता है, टेम्परेली इन गोल ब्लैडर में आकर इकट्ठा होता है अनटिल इट इज़ नीडेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन टू इमल्सीफाई फैट्स, जब तक इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट को इमल्सीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है तब तक कहाँ पर स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में ये इकट्ठा होता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। फैट किस में पाई जाती है, भोजन में पाई जाती है और भोजन में एक न्यूट्रेंट के रूप में काम करती है। फंक्शंस ऑफ बाइल का क्या काम होता है, देखिए यहाँ से हम इसको समझेंगे। फंक्शंस ऑफ बाइल, इट मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक टू एल्केलाइन सो दैट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। जो भोजन स्टमक से आता है वो कैसा होता है, HCl की वजह से एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को वर्क करने के लिए कौन से माध्यम की ज़रूरत होती है, क्षारीय माध्यम की ज़रूरत होती है, बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है। ये बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करवाता है, बाइल जूस प्रोवाइड करवाता है। बाइल कंटेंट्स बाइल सॉल्ट्स, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं दैट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय ब्रेकिंग डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो किस में मदद करते हैं, प्रॉपर डाइजेशन में। क्यों, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े जो भाग होते हैं फैट के, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सो दैट एंजाइम कैन ईजिली एक्ट ऑन इट, जिससे एंजाइम के द्वारा आसानी से उन पर काम किया जा सके, उनका डाइजेशन किया जा सके। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा इनको तोड़ा जा सके एंड डाइजेस्ट देम, और उसके बाद में इसको डाइजेस्ट किया जा सके। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाइल जूस है वो डाइजेशन में मदद नहीं करता, डाइजेशन का काम नहीं करता है, लेकिन डाइजेशन की में मदद करता है, क्योंकि ये फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस होती है उसमें ये मदद करता है। फिर अगला ये पॉइंट छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करना है बाइल से। बाइल इज ड्रेन्ड फ्रॉम द लीवर बाई ए बाइल डक्ट। जो बाइल है वो किसके द्वारा आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, बाइल डक्ट की मदद से आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे इसमें डायग्राम आपको इजीली ये दिखाई दे रहा है, डायग्राम को हम समझ लेते हैं। बाइल डक्ट फ्रॉम लीवर, जो बाइल डक्ट है वो किससे आती है, लीवर से आती है। फिर कॉमन हिपेटिक डक्ट, जो बाइल डक्ट दोनों लीवर की जो लोब्स हैं उनसे होते हुए कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है, और फिर ये कॉमन हिपेटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है आगे बढ़कर। और उसके बाद में पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर जो कॉमन बाइल डक्ट है वो कहाँ पर जाकर मिलती है, डुओडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ पर जाकर मिलती है। और जहाँ पर ये कनेक्ट होती है उसको क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहलाता है। तो बाइल जूस बाइल डक्ट से आता है, और पेंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए पैंक्रियाटिक जूसेज आते हैं। दोनों कहाँ पर आके मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट में, और वहाँ पर इनको क्या कहा जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या कहा जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी में आकर ये मिल जाती है। अब लीवर से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ इकट्ठा होता है, गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर से कहाँ आता है, डुओडेनम वाले पार्ट में। डुओडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पर डाइजेशन का काम किया जाता है। लाइपेज एंजाइम के द्वारा लिपिड को ब्रेक डाउन किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड को हमने समझ लिया। डाइजेशन किसको कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं उनका स्मॉल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डाइजेशन ऑफ फूड कहलाता है। तो हेडिंग लिखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ डाइजेशन ऑफ फूड लिखने के बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ वेयर फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा। डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में स्टार्ट हो जाता है, और उस भोजन को उसमें चबाया जाता है और सलाइवा के साथ में मिक्स किया जाता है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ स्टार्ट हो जाती है, माउथ के अंदर। माउथ को क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। अब इसको हम जैसे ये टेबल जो दे रखी है, ये टेबल बना लेनी है पूरी। उस टेबल को समझने से पहले हम थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि
एमिनो एसिड्स है, पेप्टाइड, प्रोटीन, ये किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे किसी भी वस्तु को हम बनाते हैं तो उसमें कुछ दूसरे प्रकार की वस्तुएं मिलाते हैं। जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के अंदर जैसे मसाले डाले जाते हैं और सब्जी होती है, फिर उसको पकाया जाता है, फिर जाकर खाने लायक सब्जी बनती है। तो उसमें जो चीज़ें होती है, अगर हम उनको अलग करना चाहें तो क्या क्या अलग होंगी, जो हमने उसमें डाले थे वही चीज़ें अलग होंगी। वैसे ही जो हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी छोटी दूसरे प्रकार की विभिन्न प्रकार की अन्य पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं और उनको तोड़ा जाता है तो वो उन्हीं में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन वो किससे मिलकर बनती है, सबसे पहले एमिनो एसिड होते हैं, सबसे पहले एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड से फिर क्या बनता है, पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड से फिर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम प्रोटीन को तोड़ेंगे तो वो पेप्टाइड में चेंज होगी, पेप्टाइड को अगर हम तोड़ेंगे तो वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाती है। तो प्रोटीन को तोड़ना डाइजेशन है, फिर पेप्टाइड को तोड़ना भी डाइजेशन है। तो हम इसी चीज़ को समझेंगे इस पार्ट के अंदर कि डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, और वो धीरे धीरे जो स्मॉलर जो पार्टिकल्स हैं उनमें टूटते जाते हैं, जिससे वो मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि फैट है, फैट को तोड़ने पर क्या बनेंगे, ग्लिसराइड, और ग्लिसराइड किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। तो फैट को तोड़ेंगे तो उससे ग्लिसराइड बनेगा, ग्लिसराइड है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बना लेगा तोड़ने के बाद में डाइजेशन की मदद से। फिर देखिए सुक्रोज है, सुक्रोज का जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। सुक्रोज के बाद में क्या बनेगा, माल्टोज, और माल्टोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बाद में बनता है, पहले सुक्रोज होता है। भोजन के अंदर क्या होता है, सुक्रोज, सुक्रोज माल्टोज में चेंज होता है, माल्टोज ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। वैसे ही जो डीएनए है वो डीएनए के टूटने से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से फिर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के टूटने से पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस है वो बन जाएंगे। तो इस चीज़ को अगर हमने समझ लिया है तो ये टेबल हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम टेबल में बढ़ते हैं आगे। टेबल में देखिए एंजाइम दे रखे हैं, सेक्रेशन जहाँ कहाँ होता है वो साइट ऑफ एक्शन बता रखा है, जहाँ से सेक्रेशन होता है, और किसका सेक्रेशन होता है वो सेक्रेशन भी बता रखा है, और सब्सट्रेट और प्रोडक्ट्स, सब्सट्रेट बनते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं वो एक कॉलम में बता रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड इन सलाइवा ऑफ माउथ, सलाइवरी ग्लैंड से वो यहाँ पर माउथ के अंदर, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम इसमें पाया जाता है। सलाइवरी एमाइलेज किस में होता है, सलाइवा के अंदर होता है। सेक्रेशन कहाँ होता है, माउथ के अंदर होता है। और डाइजेशन किसका होता है, स्टार्च का। और अभी हमने पढ़ा है स्टार्च किससे मिलकर बनता है, माल्टोज से। तो स्टार्च का अगर डाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, माल्टोज बना लेगा। तो ये किसकी मदद से होगा, सलाइवरी एमाइलेज की मदद से होता है। स्टार्च का डाइजेशन सलाइवा में मौजूद सलाइवरी एमाइलेज की वजह से होता है। और इसकी पीएच कितनी होती है, 6.8 होती है। मतलब ये लगभग कैसा होता है, एसिडिक होता है। इसका जो नेचर होता है वो थोड़ा कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि 7 से बिलो होता है वो एसिडिक होते हैं, और 7 से अबव जिनकी पीएच होती है वो बेसिक नेचर वाले होते हैं। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि स्टमक में पाई जाती है वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है। देखिए इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन है, रेनिन है, और गैस्ट्रिक लाइपेज है। पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। यहाँ पर जो सेक्रेशन है वो किसका होता है, गैस्ट्रिक जूस का, और कहाँ पर होता है, स्टमक में। और ये किसको तोड़ने का काम करती है, जैसे पेप्सिन है और रेनिन है। पेप्सिन किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को। प्रोटीन के टूटने से क्या बनते हैं, पेप्टाइड्स। क्या बनेंगे, पेप्टाइड्स। और ये प्रोटीएज है ये इसको मिलकर काम करता है। प्रोटीएज प्लस पेप्सिन दोनों मिलकर प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देते हैं।
फिर रेनिन की बात करें तो रेनिन है, इसमें पहले प्रो रेनिन होता है, प्रो रेनिन रेनिन में चेंज हो जाता है। प्रो रेनिन को रेनिन में चेंज करने का काम कौन करता है? HCl, जो कि किस में होता है? गैस्ट्रिक जूसेज में मौजूद होता है। HCl का काम होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनको ख़त्म करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? HCl के द्वारा। इसके अलावा HCl प्रो रेनिन को रेनिन में चेंज करता है। अब देखिए ये रेनिन है वो क्या काम करती है? जो मिल्क केसिन होती है, मिल्क के अंदर, दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या होता है? केसिन। और जो मिल्क केसिन है वो पैरा केसिन में चेंज होती है और इसमें मदद कौन करती है? रेनिन। फिर है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज गैस्ट्रिक जूस का ही एक भाग है जो कि स्टमक में होता है। ये क्या काम करता है? फैट्स, लाइपेज फैट, लिपिड है, फैट है, ये कार्बोहाइड्रेट हैं। इसको फैट को टूटने से क्या बनेंगे? ग्लिसराइड्स। अभी हमने बात की थी फैट है वो किससे मिलकर बनती है? ग्लिसराइड से। अब ट्राईग्लिसराइड्स एंड डाईग्लिसराइड्स, इससे क्या मतलब है? अब जो ग्लिसराइड है वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? वो मिलकर बने होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो ट्राईग्लिसराइड्स में 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल होता है, और डाईग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड व 1 ग्लिसरॉल होता है। तो इस प्रकार से फैट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ट्राईग्लिसराइड और डाईग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि पैंक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा किया जाता है। फिर है पैंक्रियाज सिक्रेटेड पैंक्रियाटिक जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पैंक्रियाज है हमने अभी पढ़ा है, उसके द्वारा भी जूसेज है वो सेक्रेट किए जाते हैं जिनको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और ये पैंक्रियाटिक जूस है वो कहाँ पर भेजे जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए भेजे जाते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से जूसेज होते हैं? पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज और राइबोन्यूक्लिएज। तो इसमें जो पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज है, एमाइलेज देखिए हमने सेलाइवरी एमाइलेज पढ़ा था। जो एमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पर भी एमाइलेज क्या काम करेगा? स्टार्च को ब्रेक डाउन को काम करता है, तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर स्टार्च है वो एमाइलेज की मदद से डाइसैकेराइड में चेंज हो जाता है। डाइसैकेराइड में 2 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल होता है। फिर देखिए ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है और पेप्टाइड में चेंज कर देती है। फिर काइमोट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड में चेंज कर देती है। पेप्टाइड्स है, फिर पेप्टाइड्स हैं वो भी टूटते हैं और पेप्टाइड्स को तोड़ने का काम कौन करता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पेप्टाइड्स को तोड़कर स्मॉल पेप्टाइड चेन में कन्वर्ट कर देता है और उसके साथ में एमिनो एसिड्स भी बनते हैं। एमिनो एसिड्स से के मिलने से पेप्टाइड चेन से प्रोटीन बनती है। तो पेप्टाइड्स टूटने के बाद में क्या बनाएगा? छोटे छोटे पेप्टाइड चेन बन जाएंगे या उसके साथ में एमिनो एसिड्स भी बन जाते हैं। इसके बाद में देखिए फैट है पैंक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा तोड़ा जाता है, जिसमें ट्राईग्लिसराइड व डाईग्लिसराइड बन जाते हैं, जिनको हमने अभी पढ़ लिया। फैट के टूटने से ग्लिसराइड बनते हैं और जो ग्लिसराइड होते हैं वो ग्लिसरॉल व फैटी एसिड के मिलने से बने हुए होते हैं। फिर हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेजेज की। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेजेज क्या होते हैं? ये डीएनए को तोड़ने का काम करते हैं। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम कौन करते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेजेज। और इनके तोड़ने से क्या बनेगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। और आरएनए के टूटने से क्या बनेगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या होते हैं? डीएनए के टूटने से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के टूटने से न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। इसमें न्यूक्लियोसाइड के टूटने से क्या बनेंगे? नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। तो अभी डीएनए के टूटने से क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए के टूटने से क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। अब आरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हमने इनको समझ लिया है और तो इसके बाकी बचे हुए भाग को हम कल करेंगे, यानी नेक्स्ट
सेशन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप एक बार रीड कर लीजिएगा जिससे समझने में आसानी हो। और जब आप वीडियो देख रहे हैं या एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं उस समय आपके पास बुक होनी चाहिए, और जैसे जैसे आपको अंडरलाइन करके बताया जा रहा है आप उसको अंडरलाइन करते जाइए, फिर आपको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।